नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी बिल्कुल फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने श्रीनगर स्थित बादामी बाग छावनी में गिराए गए पाकिस्तानी गोलीबारी के अवशेषों का निरीक्षण किया। पाकिस्तान के खिलाफ सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री का ये पहला कश्मीर दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि जवानों की शहादत को नमन। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ा एक्शन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सेना ने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकी और बंकरों को ध्वस्त किया, दुश्मन उसे कभी भूल नहीं पाएगा। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले संदिग्ध गतिविधि के बारे में विशेष इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में कड़ी घेराबंदी की। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों पर भारी गोलीबारी हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा है ये मामला। तमिलनाडु विधानसभा की ओर से राज्यपाल को भेजे गए विधेयकों पर फैसले के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के 8 अप्रैल के फैसले पर यह स्पष्टीकरण मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हुई। वक्फ संशोधन कानून पर अब अगली सुनवाई 20 मई को होगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश BR गवाई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने की। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ कुंवर विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर FIR भी दर्ज की गई। कैबिनेट मंत्री पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। मंत्री विजय शाह ने मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। राजधानी लखनऊ के किसान पथ पर चलती बस में भीषण आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। चंद मिनटों में ही आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया। हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ बस आग हादसे का संज्ञान लिया है और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को तत्काल और समुचित उपचार का निर्देश दिया गया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की एक अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में करीब 1 दर्जन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की संभावना। कांग्रेस पार्टी इन दिनों अपने वरिष्ठ नेता शशि थरूर को लेकर फिर से असहज हो गई है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि शशि थरूर ने भारत पाकिस्तान तनाव पर लगातार टिप्पणी कर लक्ष्मण रेखा लांघी है। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोग अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन इस बार थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। दरअसल थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए भारत की एयर स्ट्राइक की तारीफ की थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की कूटनीतिक गतिविधियां और ज्यादा तेज हो गई हैं। भारत की एक तकनीकी टीम ने कल पहलगाम हमले से जुड़ी अहम जानकारियां और आतंकवादी संगठन TRF और लश्कर-ए-तैयबा की संलिप्तता के सबूत साझा किए।
सूत्रों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान की भूमिका से जुड़ी जानकारियां भी संबंधित एजेंसी को सौंपी है। टीम ने इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय और आतंकवाद निरोधक समिति कार्यकारी निदेशालय के अधिकारियों से भी मुलाकात की है। दूसरी ओर पाकिस्तान सुधरने को तैयार ही नहीं है। इसका सबूत कराची में देखने को मिला है, जहां पर पाकिस्तान की सरकार की नाक के नीचे एक रैली में लश्कर-ए-तैयबा और अहले सुन्नत वल जमात आतंकी संगठन के लोग दिखाई दिए। इस रैली में आतंकी फैसल नदीम उर्फ अबू कताल और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भतीजे को भी देखा गया। साथ साथ उसने रैली को संबोधित भी किया। पाकिस्तान आधारित सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर में दावा किया गया है कि ये 7 मई 2025 को शहीद हुए राफेल के पायलट के अंतिम संस्कार की है, लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 उग्रवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना ने कहा, म्यांमार सीमा पर चंदेल जिले के खेंगजॉय तहसील के न्यू समतल गांव के पास विशेष खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और सेना के साहस और बलिदान का सम्मान करने के लिए मिजोरम के आइजोल में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी समेत पूर्व सैनिकों और आमजन ने भाग लिया। सशस्त्र बलों की वीरता के सम्मान में गुजरात के सूरत में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने कहा, PM मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना ने आतंकवादियों को खत्म किया है। पूरी दुनिया को यह संदेश किया है कि भारत को कभी छेड़ना नहीं, क्योंकि अगर छेड़ेंगे तो भारत के लोग छोड़ेंगे नहीं। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट कार्यक्रम के तहत पटना में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बिहार के उप मुख्यमंत्री समेत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। अंबाला में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सांसद रेखा शर्मा और पूर्व मंत्री असीम गोयल सहित कई आम लोगों ने भाग लिया। शहर के जगाधारी गेट से शुरू हुई इस यात्रा का समापन शौर्य चौक पर किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सैन्य बलों का अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम पर पूरे देश को है गर्व। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, डबल इंजन की सरकार सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है और उसी के क्रियान्वयन में ओडिशा सरकार ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में कई बेहतर फैसले लिए हैं। दिल्ली के वन एवं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने ओखला लैंडफिल साइट का दौरा किया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस साल अक्टूबर महीने तक ओखला लैंडफिल साइट से 20 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाने का काम करेंगे और ये कूड़े का पहाड़ लगभग दिखना बंद हो जाएगा। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के एक प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी के विधायक मुरजी पटेल के नेतृत्व में 13 मई को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मांग की गई कि हवाई अड्डा तुर्की की कंपनी सेलेबी NAS एयरपोर्ट सर्विसेज के साथ अपने संबंध समाप्त कर दे। हैदराबाद के महाराजगंज स्थित बेगम बाजार में 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में सांगानेर क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की। होंडुरास के विदेश मंत्री एडुआर्डो एनरिक रेइना गार्सिया भारत के दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान विदेश सचिव नई दिल्ली में होंडुरास के नए दूतावास का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड की पवित्र वादियों से शुरू हुई श्रद्धा और रोमांच से भरी आदि कैलाश यात्रा बुधवार से शुरू हो गई। इस यात्रा के लिए हल्द्वानी से पहला दल रवाना हो गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीएमएफ घोटाला मामले में 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपियों में रानू साहू, सौम्या चौरसिया, एनजीओ संचालक मनोज कुमार और सूर्यकांत तिवारी शामिल है। जस्टिस एन के व्यास ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज की है। डीएमएफ यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन घोटाला मामले में ईडी ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जांच रही है। दोनों की जांच में ये सामने आया है कि जिला खनिज निधि में भ्रष्टाचार हुआ है। कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 से पहले बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय को तिरंगे के रंग वाली लाइटों से सजाया गया। तमिलनाडु के मदुरई में भगवान कल्लाजागर की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ तल्लाकुलम के रामनाथपुरम सेतुपति मंडपम पहुंची। इस दौरान भक्तों का उत्साह चरम पर था। हैदराबाद के कई एक हिस्सों में बारिश हुई। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। असम के डिब्रूगढ़ में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। आईएमडी के अनुसार शहर में आज आमतौर पर बादल छाए रहने और बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ई कॉमर्स कंपनियों को पाकिस्तानी झंडे वाले उत्पाद हटाने का आदेश दिया गया है। मामले में अमेजन इंडिया और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट को नोटिस दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ई कॉमर्स कंपनियों को राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने का आदेश दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि एनआरएफ एमटीटीआई को कृषि ट्रैक्टरों के लिए सीएमवीआर परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। इससे उत्तरी भारत के ट्रैक्टर निर्माताओं को परीक्षण में मदद मिलेगी। भारत 6G पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष 6 देशों में शामिल हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने 6G तकनीक की अभूतपूर्व क्षमता पर जोर देते हुए इसे 5G की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली बताया। क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्टोरेज बैक्ड रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वित्त वर्ष 2027-28 तक बढ़कर 25 से 30 गीगावाट होने की है संभावना, जो कि 2024-25 के दौरान लगभग 0 है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी में नई सेमीकंडक्टर यूनिट को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। नई सेमीकंडक्टर यूनिट एचसीएल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में ग्लोबल लीडर फॉक्सकॉन के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसकी स्थापना यूपी में जेवर हवाई अड्डे के पास की जाएगी। नई सेमीकंडक्टर यूनिट 20,000 वेफर और 36 मिलियन यूनिट प्रति माह की अनुमानित क्षमता के साथ डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का उत्पादन करेगी। बीते 13 महीनों में थोक महंगाई दर घटकर सबसे निचले स्तर 0.85% पर आ गई। मार्च में यह आंकड़ा 2.05% था। थोक महंगाई दर में गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में कमी आना है। अप्रैल में फूड प्रोडक्ट्स पर थोक महंगाई दर घटकर 2.55% रह गई, जबकि मार्च में ये आंकड़ा 4.66% था। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1.12 लाख करोड़ से अधिक के 732 निवेश प्रस्तावों की घोषणा की। आरबीआई को मार्च 2025 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित भारतीय कंपनियों से बाह्य वाणिज्यिक उधारी यानी कि ईसीबी के लिए 11.04 अरब डॉलर जुटाने के प्रस्ताव मिले हैं। ये बीते 72 महीनों में सर्वाधिक मासिक राशि है। केंद्र सरकार राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और बस स्टेशनों पर उच्च क्षमता वाले चार्जर लगाने जा रही है। एक्सप्रेसवे और हाईवे पर 240 किलोवाट क्षमता के चार्जर स्थापित होंगे।
बाजार नियामक सेबी ने वाणिज्यिक रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म स्टार्टा को लेकर निवेशकों को चेतावनी जारी की है। सेबी के मुताबिक स्टार्टा ने सऊदी अरब को एआई और क्लाउड में ग्लोबल पावर हाउस बनाने की दिशा में एनवीडिया ने ह्यूमन के साथ साझेदारी की है। इससे एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बढ़ावा मिलेगा। और आपको बता दें, पीएम की अध्यक्षता में मछली पालन क्षेत्र की समीक्षा बैठक से जुड़ी ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। पीएम ने मत्स्य क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम ने मछली पालन क्षेत्र की प्रगति और भावी योजनाओं की समीक्षा की है। तो समीक्षा बैठक की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मछली पालन क्षेत्र में किस प्रकार उसे और बढ़ावा मिले, उस सब को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, पीएम ने मत्स्य क्षेत्र की प्रगति के लिए ये समीक्षा बैठक की है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई है। क्या कुछ बैठक से निकल कर आ रहा है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। हम जानते हैं कि मत्स्य क्षेत्र में कई कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने उठाए और हमने देखा है कि मछली पालन में बहुत तेज प्रगति हुई है। ये जो बैठक हुई, इसमें फोकस इस बात पर है कि कैसे गहरे पानी में, यानी गहरे पानी जो समुद्र में मछली जो उत्पादन है उस पर ध्यान दिया जाए और एक्सपोर्ट पर ध्यान दिया जाए। जो समुद्री जो सी फूड्स होते हैं उनका कैसे एक्सपोर्ट किया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था को और मछुआरों को खासा फायदा हो सकता है। भारत सरकार जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, उसको लगातार मजबूत करने पर ध्यान देते रही। हमने देखा है कि जो आप देखें, न केवल तमाम ऐसी योजनाओं के जरिए मछुआरों को फायदा हुआ है, बल्कि कैसे हम एक्सपोर्ट के मामले में आगे जाएं, सी फूड हो या फिर मछली के एक्सपोर्ट की बात हो, उस पर भी कई कदम उठाए गए हैं। तो ये जो आज की बैठक हुई है, इसमें इस बात पर विशेष फोकस किया गया है कि गहरे समुद्र में, गहरे पानी में जो मछली हम एक तरह से देखें कि मछुआरे पकड़ते हैं, उनका कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके, उसको लेकर ये एक समीक्षा बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो इस बैठक में मौजूद थे। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। हमने देखा कि मत्स्य संपदा योजना जैसी योजना शुरू की गई थी और आप केंद्र सरकार की तरफ से आप देखें तो मछली पालन के लिए तमाम प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई। मंत्रालय उस पर विशेष तौर पर काम कर रहा है और उसका एक नतीजा निकला है कि जो हम देख रहे हैं कि बीते 5 वर्षों में काफी प्रगति हुई है और हम एक अग्रणी देश के तौर पर उभरे हैं। लेकिन अब चुनौती इस बात की है कि कैसे हम एक्सपोर्ट के मामले में भी बहुत तेजी से आगे बढ़े। इसीलिए आज की जो बैठक है उसमें फोकस इस बात पे है कि जो गहरे पानी में जो मछलियां पकड़ी जाती हैं उनका एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए, सी फूड का कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि जो मछुआरे हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जाए, मछुआरों की जो उन्नति हो वो किस प्रकार से हो, और इसके लिए लगातार कई योजनाएं भी हैं और लगातार जो प्रयास हो रहे हैं वो भी सभी ने देखे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि डीप सी फिशिंग एक्चुअली है क्या, और डीप सी फिशिंग में जो जिस प्रकार से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है तो उससे क्या फायदा मछुआरों को आने वाले समय में होता हुआ नजर आएगा? ये देखिए, हम जानते हैं कि आप अगर पूरे मत्स्य सेक्टर को देखें तो आमतौर पर जो मछली पालन होता है उसके लिए तमाम प्रोत्साहन योजनाएं हैं जिसमें मछुआरों को फायदा होता है। लेकिन डीप सी फिशिंग में काफी चैलेंजेस होते हैं और ऐसे में सरकार मदद करती है, चाहे वो मछुआरों की नाव बनाने की मदद हो या फिर उसमें हम देखें कि आधुनिक जो नाव बनती है जिसके जरिए ये फिशिंग की जाती है। तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिसके जरिए मछुआरों को आर्थिक मदद मिलती है, जिससे वो इस काम को बखूबी बेहतर तरीके से कर पाए और साथ ही साथ उनको एक संरक्षण की भी जरूरत होती है। तो इस वो ध्यान इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा असीम संभावनाएं हैं, जहां हम गहरे पानी
के समुद्र में मछलियां पकड़कर उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हम देखें कि जो हमारे कोस्टल एरिया है उसमें बड़ी संख्या में जो मछुआरे हैं वो इसी पर निर्भर रहते हैं। भारत सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसके जरिए उनको फायदा मिलता है। इस पर विशेष फोकस का मतलब ये होगा कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट में जो हमारी हिस्सेदारी है वो बढ़ेगी। बिल्कुल, मत्स्य पालन क्षेत्र की ये समीक्षा बैठक है और कैसे मछुआरों की आर्थिक स्थिति को बढ़ाया जाए, डीप सी फिशिंग और सी फूड एक्सपोर्ट ये किस तरह से आगे और बढ़ाया जाए, इस सभी पर केंद्रित प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम इनपुट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और चलिए एक्सप्रेस न्यूज में आगे बढ़ते हैं, रुख कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने संयुक्त राष्ट्र यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए जर्मनी की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की। चीनी राज्य परिषद के कस्टम्स टैरिफ कमीशन ने विज्ञप्ति जारी कर 14 मई के दोपहर बाद से आयातित अमेरिकी वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ दर बदलने की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में अमेरिका मूल के पहले पोप लियो से बात करने की इच्छा जताई है। बहामास में एक भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र की बालकनी से गिरकर मौत हो गई। मैसाचुसेट्स स्थित श्रूजबरी के मूल निवासी गौरव जयसिंह बेंटले यूनिवर्सिटी के छात्र थे और सीनियर क्लास ट्रिप पर थे। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने विशेष अभियानों संयुक्त सामरिक अभ्यास का जायजा लेने के बाद सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। 2 वर्षीय वेनेजुएला की लड़की जिसे अमेरिकी सरकार ने उसकी मां को निर्वासित करने के बाद हिरासत में लिया था, वेनेजुएला लौट आई है जहां उसे दक्षिण अमेरिका देश के अधिकारियों ने प्राप्त किया। बिहार में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आज आखिरी दिन है। आज ये खेल समाप्त हो जाएंगे। इन खेलों का समापन समारोह शाम में आयोजित होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस संस्करण में महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिला है और टीम पहले स्थान पर मौजूद है, तो वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा की टीम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में युवा जिम्नास्ट आव्या आनंद ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। 9 साल की उम्र में जिम्नास्ट ने दिखाया अपना दमखम। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है। इंग्लैंड के खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर, जेमी ओवरटन और सैम करन आईपीएल 2025 के बाकी मैचों के लिए भारत नहीं लौटेंगे। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को थाईलैंड ओपन के पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। थाईलैंड ओपन में आज अंतिम 16 के मुकाबले में आकर्षि कश्यप का सामना केट थॉन्ग से होगा। जापानी खिलाड़ी को हराकर किया है अंतिम 16 में प्रवेश। वहीं मालविका बंसोड भी आज अंतिम 16 का मुकाबला खेलेंगी। बंसोड का अंतिम 16 में थाईलैंड की रत्चानोक इतानोन से होगा। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड ने मैलोर्का की टीम को 2-1 से हरा दिया। बोलोग्ना ने जीता कोपा इटालिया कप का खिताब। एसी मिलान को फाइनल में 1-0 से हराया। नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाड़ी थाइबो एवोनिये कोमा से बाहर आ गए हैं। दरअसल ये खिलाड़ी रविवार को लेस्टर सिटी के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल हो गए थे और उन्हें गंभीर चोट आई थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच रुबेन अमोरिम ने कहा है कि फिलहाल मैन यू के कोच के पद से हटने का कोई इरादा नहीं। ब्रिटेन के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैक ड्रैपर इटालियन ओपन से हुए बाहर। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कार्लोस अल्कराज ने दी मात। कार्लोस अल्कराज शुक्रवार को सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। अंतिम 4 में इटली के लोरेंजो मुसेट्टी से होगा सामना। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।